हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हेलमिंथिक डिसीज। ठीक है ना, हेलमिंथिक डिसीज पढ़ेंगे आज हम लोग। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर है आपका, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हेलमिंथिक डिसीज। हेलमिंथिक डिसीजेस, हेलमिंथिक डिसीजेस। तो देखिए, हेलमिंथिक डिसीज की अगर हम बात करें तो ये जो है डिसीजेस आपकी हेलमिंथ के द्वारा लाई जाती है और ब्रॉट ऑन बाय हेलमिंथ्स। किसके द्वारा लाई जाती है? हेलमिंथ्स। इसीलिए इसका नाम पड़ा हेलमिंथिक डिसीज। अब बात ये आती है कि हेलमिंथिक डिसीज जो कि हेलमिंथ्स के द्वारा लाई जाती है, ये है क्या एक्चुअली में? ये हेलमिंथ्स जो टर्म है ये है क्या? ये एक्चुअली में आपका है पैरासिटिक वॉर्म्स। दिस इज योर पैरासिटिक वॉर्म्स। ये आपका पैरासिटिक वॉर्म्स है। अब ये जो पैरासिटिक वॉर्म्स हैं ये टोटल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो वो 3 प्रकार क्या है? पहला है टेपवॉर्म, दूसरा है ल्यूकवॉर्म और तीसरा है फ्लूक्स। ये 3 प्रकार के आपके वॉर्म्स हैं। सॉरी, यहां पे लिखिएगा राउंड वॉर्म्स, टेप वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स और तीसरा है फ्लूक्स। तो ये 3 प्रकार के आपके वॉर्म्स हैं जो कि हेलमिंथ्स के सब कैटेगरी है, सब डिवीजन है और इन्हीं की वजह से हेलमिंथिक डिसीज अकर होती है। और ये ऐसी डिसीज है जो कि ग्लोबल डिसीज की कैटेगरी में आती हैं। अगर इनकी बात की जाए तो ये आपकी ग्लोबल डिसीजेस की कैटेगरी में आती है, यानी पूरा वर्ल्ड इन डिसीजेस के द्वारा बहुत अफेक्टेड है। मैक्सिमम लोग इन्हीं तरह की डिसीजेस से इस समय पूरी दुनिया में पीड़ित हैं, तो ये ग्लोबल डिसीजेस की कैटेगरी में आती है। तो लगभग 300 प्रकार के हेलमिंथ्स हैं जो जाने जाते हैं अपने इस इफेक्ट की वजह से, डिसीज इफेक्ट की वजह से, जो कि लोगों को प्रभावित करते हैं। 300 प्रकार के हेलमिंथ्स हैं जो लोगों को प्रभावित करते हैं अपने डिसीज कॉजिंग एजेंट से। ठीक, तो कौन से ऐसे एजेंट हैं, कौन से ऐसे वेक्टर्स हैं या कैरियर्स हैं, कौन सा ऐसा मीडियम है जिसकी वजह से हेलमिंथिक डिसीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं? तो सबसे बड़ा अगर आप फैक्टर देखेंगे तो जो सोर्स है हेलमिंथिक डिसीज होने का वो है आपका contaminated soil or water, that is contaminated soil or water। प्रदूषित पानी और प्रदूषित मिट्टी सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा कारक है हेलमिंथिक डिसीजेस का। ठीक, तो यहां से जो भी पैरासाइट्स होते हैं वो आपके ह्यूमंस की स्किन में एंटर कर जाते हैं। तो जो कॉन्टेमिनेटेड सॉइल और वाटर है, यहाँ से पैरासाइट अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और इस जर्नी को करते हुए वो ह्यूमन स्किन में एंटर कर जाते हैं। एंटर्स द ह्यूमन स्किन, ह्यूमन स्किन को एंटर कर जाते हैं। तो ये हमारा कॉन्टेमिनेटेड सॉइल और वाटर इज द मेन सोर्स फॉर स्प्रेडिंग ऑफ द हेलमिंथिक डिसीज। तो जितने भी आपके अंडर प्रिविलेज एरिया होते हैं, जितने भी आपके ऐसे एरिया होते हैं जैसे बस्ती टाइप के एरिया है या मलिन बस्तियां हैं या ऐसे एरिया है जो कच्चा हाउसेज हैं, अंडर प्रिविलेज है या अंडर डेवलप्ड है, उस तरह के एरिया में हेलमिंथिक डिसीज सबसे ज्यादा स्प्रेड करती है। वो सबसे बड़े सोर्स होते हैं, सेंटर ऑफ हेलमिंथिक डिसीजेस होते हैं। तो इसमें आप एक बात और लिख सकते हैं कि अंडर
developed and underprivileged areas are the main centers of helminthic disease. Main centers of helminthic disease. तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेलमिंथ्स।
तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं इसी में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेलमेंट्स। इसी का सब टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेलमेंट्स। हेलमेंट्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये परजीवी की तरीके रहते हैं। दे एग्जिस्ट एज पैरासाइट्स, ये आपके परजीवी की तरीके रहते हैं। कहाँ पे? एक्वेटिक एरिया में भी रहते हैं और उसके साथ साथ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में भी रहते हैं। उसके साथ साथ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में रहते हैं, ठीक। और विदाउट अ होस्ट, और विदाउट अ होस्ट, ठीक। दूसरा जो है आपका इनकी मॉर्फोलॉजी के आधार पर, बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजी, बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजी, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, हेलमेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। Helminths can be divided into 3 groups। 3 ग्रुप्स में हम हेलमेंथ को डिवाइड कर सकते हैं। अब वो 3 ग्रुप क्या हैं? वो 3 ग्रुप हैं, पहला है फ्लूक्स, जिसको हम ट्रीमेटोड्स भी कहते हैं, ट्रीमेटोड्स भी कहते हैं। दूसरा है आपका टेप वॉर्म, और तीसरा है आपका राउंड वॉर्म, जिसको हम नेमाटोड भी कहते हैं। राउंड वॉर्म और नेमाटोड्स। तो ये तो रहा हमारे 2 फीचर कि एक तो ये पैरासाइट की तरीके एग्जिस्ट करते हैं एक्वेटिक एरिया में और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में, ठीक। दूसरी बात, इनकी मॉर्फोलॉजी और मेथड ऑफ ट्रांसमिशन के अनुसार हेलमेंट्स आपके 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। पहला है फ्लूक्स, दूसरा है आपका टेप वॉर्म और तीसरा है आपका राउंड वॉर्म और नेमाटोड्स। सबसे ज्यादा अगर केसेस आते हैं अराउंड द वर्ल्ड, अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द जो केसेस हैं, मोस्ट ऑफ द जो केसेस हैं वो आपके एस्केरिस के आते हैं, वो आपके एस्केरिस के आते हैं। और एस्केरिस हमारा रेगुलर राउंड वॉर्म है। एस्केरिस हमारा रेगुलर राउंड वॉर्म है, ठीक। इसके अलावा फाइलेरियल वॉर्म्स के केसेस आते हैं, जिसकी वजह से एक बीमारी होती है, उसका नाम है फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस, ठीक। तो ये कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे हेलमेंट्स के, जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे डायग्नोसिस और ट्रांसमिशन। डायग्नोसिस एंड ट्रांसमिशन। तो एक डिसीज है जिसका नाम है एंटीरोबायसिस। एंटीरोबायसिस अगर इसकी बात करें तो ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाली हेलमिंथिक डिसीज है। मोस्ट प्रिवलेंट हेलमिंथिक डिसीज, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली हेलमिंथिक डिसीजेस है। ठीक, और ये कहाँ पाई जाती है? वेस्टर्न यूरोप में। वेस्टर्न यूरोप में ये सबसे ज्यादा डिसीज पाई जाती है। ठीक, तो इस डिसीज की अगर हम बात करें तो ये डिसीज को कॉजिंग एजेंट जो है, जिसकी वजह से ये डिसीज होती है, उसका नाम है एंटीरोबियस वर्माक्यूलेरिस। इसके बाद एक कॉमन डिसीज हमको देखने को मिलती है जिसका नाम है इंटेस्टाइनल एस्कैरियासिस। इंटेस्टाइनल एस्कैरियासिस। ठीक, ये एक्चुअली में आपका कॉमन राउंड वॉर्म्स है। कॉमन राउंड वॉर्म्स है। ठीक, तो एस्कैरियासिस की अगर हम बात करें, ये रूट कॉज है। एस्कैरियासिस की जो बीमारी है ये आपकी रूट कॉज है, रूट कॉज डिसीज है, यानी इससे और भी डिसीजेस का जन्म होता है। रूट कॉज डिसीज है। जितने भी 5% to 35% इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज जो होते हैं वो एस्कैरियासिस की वजह से है। इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज जो है वो आपके एस्कैरियासिस की वजह से है। ठीक, तो ये तो बात हो गई डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की, ट्रांसमिशन की। ठीक, तो इसका सबसे बड़ा जो ट्रांसमिशन का कारण है वो है फीकिस। फीकल मैटर के जरिए ये डिसीज फैलती है। और अगर हम एंटेरोबायसिस की बात करें, ठीक है ना, तो एंटेरोबायसिस का के जो आपका कॉजिंग एजेंट है एंटेरोबायस वर्माक्यूलेरिस, इसकी अगर हम बात करें तो जो इसके एक्स हैं, इसमें जो कॉजिंग एजेंट है, इसके जो एक्स हैं, इसके एक्स आपके फूड की सरफेस पे स्प्रेड कर जाते हैं। आर स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ फूड। आर स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ फूड। तो ये इसके ट्रांसमिशन के तरीके हैं जिसके जरिए ये बीमारियां हमारे तक पहुंच जाती हैं। तो एंटेरोबायोसिस की अगर बात की जाए तो इसके कॉजिंग एजेंट के जो एक्स है, यानी एंटेरोबायस वर्मिक्यूलेरिस के, वो एक्स आपके फूड की सरफेस पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी फैलने लगती है। इंटेस्टाइनल एस्कैरियासिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फीकिस है, फीकिस के जरिए ये बीमारी फैलती है और इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देती है। इसके बाद एक बीमारी और होती है जिसको हम कहते हैं न्यूमोनाइटिस। न्यूमोनाइटिस, ठीक, ये मोस्ट टिपिकल क्लिनिकल सिम्टम है। सबसे ज्यादा क्लिनिकल डायग्नोसिस में इसको देखा जाता है। मोस्ट टिपिकल क्लिनिकल सिम्टम है। ठीक, इसकी वजह से इसके जो लार्वे हैं वो लंग्स के थ्रू मूव करते हैं। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ लार्वे वाया लंग्स, लंग्स के थ्रू मूव करते हैं। और आप देखेंगे कि इससे होने वाले जो सिम्टम्स हैं उसमें आपका कफ आ जाता है, फीवर आ जाता है,
और डिस्पनिया आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपके इसके सिम्टम्स में देखने को मिलेंगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका क्या प्रिवेंशन है और क्या ट्रीटमेंट है, तो उसकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट पे अगर हम बात करें कि इनका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट अगर हम बात करें तो कोई सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं है इसका, नो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट, इसका कोई भी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं, डिफरेंट एलिमेंट आपके ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं और डिसीज को कॉज करते हैं। तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ड्रिंकिंग वाटर को हमेशा बॉयल करके पिए। ड्रिंकिंग वाटर को बॉयल करके पिए। ठीक। दूसरा, कंटामिनेशन फ्री फूड हो। ये दो ही सबसे बड़े कारण हैं जिससे हम हेलमिंथिक डिसीज से बच सकते हैं। ठीक। So this was all about the helminthic disease, its characteristic features, its symptoms, diagnosis and their transmission. तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। आज की क्लास आपकी ओवर होती है। प्लीज राइट इट डाउन ऑल द मटेरियल।